नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम एक घर की सफाई कर रहे हैं जो इस स्थिति में कैसे आया, इसके कारण असल में दिलचस्प है। पिछले हफ्ते हमने एक बेसमेंट की सफाई की थी जिसमें कुछ बहुत बड़ी समस्याएं थीं। मूल रूप से कुछ लोग यहाँ रहते थे, जगह को बर्बादी में बदल दिया और फिर चले गए, जिससे मालिकों के लिए बहुत बुरा प्रभावशाली समय छोड़ दिया था। इस हफ्ते हम मुख्य तल की सफाई कर रहे हैं और इसके सफाई के दौरान ध्यान में रखें कि यह लगभग 1 साल में इस स्थिति में साफ किया गया था। जब मैंने कभी इसमें हाथ लगाया तो यहाँ विभिन्न कमरों में घुटनों तक कचरा था। वहां पर एक बहुत गंभीर तिलचट्टे की समस्या थी और इसे वापस कम से कम एक उचित स्थिति में लाने में मालिकों को बहुत बहुत समय लगा। अब जो बात इस घर को दिलचस्प बनाती है, कम से कम मेरे लिए, मैं आपको ज्यादा विवरण नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ रहने वाले व्यक्ति की पहचान की जोखिम नहीं उठाना चाहता। लेकिन जो मुझे दिलचस्प लगता है वह यह है कि आप असल में जेनरेशनली देख सकते हैं कि यहाँ कौन रहता था और उन्होंने घर की कितनी अच्छी देखभाल की। यह घर 1940 के दशक में बनाया गया था और यहाँ की ज्यादातर चीजें मूल हैं, जिसमें सभी फ्रेमवर्क, बेसबोर्ड, ट्रिम शामिल हैं। यह सब एक जैसी लकड़ी है। घर में कुछ पुराने DIY सामान हैं, जैसे पुराने पेंट के डिब्बे, बहुत सारे औजार, प्लम्बिंग के लिए अतिरिक्त हिस्से, टॉयलेट के रिंगे आदि। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पहले रहने वाले लोग घर के शुरुआती दिनों में ने इसकी देखभाल बहुत बहुत अच्छी तरह से की। लेकिन मैंने इन साफ सफाइयों को इतना किया है कि जान सकूं कि कौन सी पुरानी डैमेज है और कौन सी नई डैमेज है। इसलिए जब हम इस घर की सफाई कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि इस घर में वर्तमान में जो डैमेज है वह अंतिम व्यक्ति द्वारा की गई थी और संभवतः उससे पहले वाले द्वारा भी, क्योंकि कुछ क्षति नहीं है लेकिन कुछ कुछ साल पुरानी है। तो एक तरीके से मैं जान सकता हूं कि इस घर की देखभाल की गई है और यह हाल फिलहाल की बात है, क्योंकि अगर घर की सारी चीजें ओरिजिनल हैं और लगभग सब कुछ है और संरचना या बेसबोर्ड या ट्रिम या काउंटर टॉप्स को कोई असल डैमेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि घर के निर्माण से हाल फिलहाल तक सब ठीक से देखभाल किया गया था, क्योंकि यह डैमेज्ड नहीं है। हालांकि जब मैं वहां पहुंचा तब भी उन्होंने मेरे आने से पहले बहुत सारी चीजों की सफाई कर दी थी। घर जब अंतिम किराएदार ने छोड़ा तो एक बड़ी तिलचट्टे की समस्या थी। अब सभी तिलचट्टे मर चुके हैं, उन्हें एक्सटर्मिनेट कर दिया गया है और भले ही एक नाशक नहीं आया हो, वे किसी भी तरह मर गए होते क्योंकि वे खाने के बिना 1 साल तक रहे। लेकिन इससे मुझे यह पता चलता है कि यह इन्फेस्टेशन हाल ही का है, क्योंकि इन्फेस्टेशन को घर को नष्ट करने का समय नहीं मिला था। अगर यह दशकों तक चला हुआ इन्फेस्टेशन होता तो घर खंडहर में होता, क्योंकि तिलचट्टे और चूहे और चूहियां खाने में दीवारों को खाते और अंततः चीजें बस सड़ने और टूटने लगती। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम केवल उन सभी तिलचट्टे की लाशों को हटाने के लिए हैं जो बची हुई हैं और फिर सफाई और सैनिटाइजेशन और कचरा हटाना है। तो यह एक 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहले कचरा हटाएं, फिर हम एक ऑल पर्पस क्लीनर जैसे मिस्टर क्लीन के क्लीन फ्रीक का उपयोग करेंगे, जो मेरा पसंदीदा है। मैं उनके द्वारा प्रायोजित नहीं हूं, तो चुप रहो बेटे। यह गंदगी को हटाने के लिए है और फिर हम इसे अल्कोहल मिश्रण के साथ कीटाणु रहित करेंगे। जब हम यह कर रहे हैं तो देखते हुए एक क्विक नोट, आप मुझे एक सिंक को टॉयलेट बाउल क्लीनर से साफ करते हुए देखेंगे और वह एक पुराना सेरेमिक पोर्सलेन टाइप का सिंक है। मैं कभी नहीं जानता कि कौन सा किसके साथ होता है, क्योंकि मैं कुछ बेवकूफ हूं बेटे। वैसे भी अगर आप कभी एक ऐसे सफेद सिंक पर ऐसा करते हैं तो किसी भी टॉयलेट बाउल क्लीनर का उपयोग न करें सिवाय कि क्लिंग ब्लीच के, क्योंकि ब्लीच उन चीजों को साफ करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप गलती से एसिड बेस्ड वाला ले आते हैं तो वह असल में परत को उकेर सकता है और इसे और खराब बना सकता है। अब सौभाग्यवश इस सिंक की असल में कोई परत नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि यह घर का मूल है। लेकिन यह जानते हुए भी मैं इस पर एसिड आधारित बेस्ड का उपयोग नहीं करूंगा, मैं ब्लीच बेस्ड का उपयोग करूंगा। अगर आप टॉयलेट बाउल क्लीनर पर भरोसा नहीं करते हैं ताकि ये चीजें साफ हो जाएं, आप एक अलग विधि कर सकते हैं जहां आप ड्रेन में प्लग लगाते हैं, इसे ठंडे पानी से भरते हैं और शायद आधा कप ब्लीच से बस इसे छोड़ देते हैं। इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। जब आप वापस आते हैं तो सारे दाग साफ हो जाएंगे।
चलो मेरे होममेड एपीसी के बारे में जल्दी बात करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति वाले घर में सफाई करते समय यह असल में महत्वपूर्ण है जिसमें कीड़ों का संक्रमण रहा हो। मूल रूप से यह एक स्प्रे बोतल में 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल डालने और फिर 5 या 6 ड्रॉप डॉन डिश सोप डालने की बात है। यह बैक्टीरिया, वायरस आदि को खत्म करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप इसे और भी पतला कर सकते हैं ताकि छोटे चीजों जैसे तिलचट्टे के अंडों को मार सकें। वे अल्कोहल के संपर्क में आने पर मर जाएंगे। इस विशेष मामले में मैं लगभग 1/3 स्प्रे बॉटल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग कर रहा हूं। इसकी ताकत का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह बहुत सटीक नहीं होना चाहिए। बॉटल के बाकी हिस्से में पानी भरा जाएगा और फिर मैं उसमें 5 या 6 ड्रॉप डॉन डालूंगा। मैं सतहों को स्प्रे करना चाहता हूं और फिर इसे कम से कम 1.25 मिनट के लिए वहीं छोड़ दूंगा। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह केवल सतहों को कीटाणु रहित करने का तरीका नहीं सिखाता है, बल्कि जब भी आप एक हैंड वैक का उपयोग कर रहे हों, जैसे मैं तिलचट्टे के शवों को हटाने के लिए कर रहा हूं, आप असल में उस एपीसी का उपयोग अपने वैक्यूम को साफ करने के लिए कर सकते हैं। मैं इसे मलबा होल्ड करने वाले छोटे कैनिस्टर के अंदर स्प्रे करता हूं और इसे फिल्टर पर भी स्प्रे करता हूं। अगर आपका फिल्टर अंदर है, जैसे एक स्क्रू लॉकडाउन प्रकार की जगह में, और आप अपने वैक्यूम के अंदर थोड़ी नमी लाने के विचार से परेशान नहीं हैं, तो आप उस एपीसी को हवा में स्प्रे कर सकते हैं और वैक्यूम से उसे चूस सकते हैं और यह फिल्टर के माध्यम से एपीसी को खींचेगा और सब कुछ को संपर्क पर कीटाणु रहित कर देगा। आमतौर पर जब भी मैं इस प्रकार का घर साफ करता हूं, मुझे एक डंपस्टर किराए पर लेना पड़ता है और यह अत्यंत महंगा हो सकता है। मेरे क्षेत्र में एक 40 यार्ड डंपस्टर की लागत $750 से $1200 तक हो सकती है, उपलब्धता के आधार पर। हालांकि इस मामले में मालिकों के पास एक फ्लैट बेड ट्रेलर है, तो हम पहले दिन ही बेसमेंट का सारा सामान ट्रेलर पर लोड कर सकते थे और फिर दूसरे दिन जब हम घर के मुख्य तल को साफ करने आए तो वे ट्रेलर को डंप में ले गए, सारा सामान फेंक दिया और फिर हमारे पास काम के लिए एक नया ट्रेलर था। अगर वह उपलब्ध नहीं होता तो हम एक 40 यार्ड डंपस्टर को काफी आसानी से भर सकते थे, जो कि उन बड़े वाले में से एक होता है जो कि ट्रेन कार जितना बड़ा होता है। इससे सारे कचरे को बाहर निकालना बहुत आसान हो गया था क्योंकि यह ठीक सामने दरवाजे के बाहर था। हम इसे बाहर ले जा सकते थे, इसे ट्रेलर पर फेंक सकते थे, इंतजार कर सकते थे कि ट्रेलर भरा हो और फिर वे इसे फेंक देते और फिर हमारे पास एक नया उपयोग करने के लिए होता। अब इसके बारे में अच्छी बात यह है कि चूंकि हमारे पास कोई ऐसा है जो चीजों को डंप में ले जाता है और फिर ट्रेलर वापस लाता है, इसका मतलब है कि जो भी अतिरिक्त कचरा हम बॉक्स बनाते हैं और पैक करते हैं, हमें जगह खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर ट्रेलर भरा हुआ होता है तो हम बस अतिरिक्त कचरे को लिविंग रूम में रख सकते हैं और फिर जब हम वहां से जाएं तो वे बस लिविंग रूम में आ सकते हैं, बाकी कचरे को पकड़ सकते हैं, ट्रेलर पर फेंक सकते हैं और यह काम खत्म हो जाता है। इस तरह वे घर के बाकी हिस्सों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है और न तो तिलचट्टे के शवों से गुजरते हैं और न ही सफाई और कीटाणु शोधन की सोच सोचते हैं। वे बस आ सकते हैं, सामान उठा सकते हैं और जा सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो अगर सभी घर इतने आसान होते तो हम इस चैनल पर प्रति सप्ताह जैसे 3 सफाई कर रहे होते। ये बस आपके चेहरे तक सफाई वीडियो का एक नॉन स्टॉप रास्ता होता जब हम यह सब कर रहे हैं। आइए हमारे साप्ताहिक परंपरा में चलते हैं, जहां मैं आपको कुछ YouTube चैनलों के बारे में बताता हूं जिसकी मैं लत लगा बैठा हूं। ज्यादातर आप लोग उन्हीं प्रकार के चैनल पसंद करते हैं जो मैं पसंद करता हूं, तो चलिए कुछ का उल्लेख करते हैं जिन्हें मैं नियमित रूप से देखता हूं। पहला वह है जो मैंने कभी चैनल पर नहीं बताया है। इसे ब्लैक टेल स्टूडियो कहा जाता है और यह एक व्यक्ति है जो बड़े लकड़ी के स्लैब प्रकार के कॉफी टेबल बनाता है जिनमें एपॉक्सी पोर होते हैं, लेकिन वह इससे भी ज्यादा करता है और यह केवल उनकी कला नहीं होती। वह अपने काम में बहुत बहुत अच्छे हैं, पर वह असल में मजाकिया और बहुत ही मिलनसार हैं। इसलिए मैं उन्हें जितना चैनल देखता हूं उतना देखता हूं और यह मेरे सबसे पसंदीदा चैनलों में से एक है। दूसरा वह है जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं।
लेकिन हर बार जब मैं चैनल्स का जिक्र करता हूं तो कोई ना कोई कहता है आपको रेमी क्लॉक देखनी चाहिए। और फिर मुझे जवाब देना पड़ता है कि यार मैंने उसे चैनल पर 2 दर्जन बार बुलाया है। तो यहां 1 दर्जन और 1 हो गया। मैं रेमी क्लॉक का जिक्र करना चाहता हूं। वह मेरी ऑनलाइन मित्रों में से एक है। वह एक साफ सफाई वाली है और वह बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जैसे मैं करता हूं। जरूरी नहीं कि कचरे के घरों के साथ, लेकिन अपने दिनचर्या के गड़बड़ी के साथ। और वह एक माँ होने के असली केओस के बारे में बात करती हैं और एक ऐसे घर को साफ करने की कोशिश करती हैं जो तेजी से गड़बड़ा जाता है और वो उसे संभाल नहीं पाती। वह असल में जमीन से जुड़ी हुई है, इसलिए वह बहुत बढ़िया है। कभी उनके साथ सहयोग करने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। वह बस अद्भुत है। अगला है नेथन्स लॉन एंड गार्डन। मुझे लॉन चैनल्स बहुत पसंद हैं, विशेष रूप से ऐसे लॉन चैनल्स जो लोगों की मुफ्त में मदद करते हैं, और नेथन उनमें से सबसे अच्छे हैं। वह और भी ऐसे हैं कि अगर मैं किसी दिन ऑस्ट्रेलिया गया और किसी समय तो मुझे वहां जाना है चाहे जो हो जाए। मैं असल में उनके साथ एक कॉलअप करना चाहता हूं और उनके कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि उनके साथ घूमने और हमारा काम करने के लिए एक बहुत मजेदार दिन होगा। और आखिरी वह हैं जिन्हें हर कोई जानता है, लेकिन मैं उनका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि संभवतः मेरे चैनल को देखने वालों में से कुछ लोग उनको नहीं जानते हैं। आपको असल में ऑरिकटरीना को देखना चाहिए। वह फिनलैंड से हैं, लेकिन वह पूरी दुनिया की यात्रा करती हैं अत्यंत बुरी परिस्थितियों वाले घरों को ठीक करने के लिए। और उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही बबली और मजेदार होती है और उनके वीडियो देखना असल में मनोरंजक होता है। वह वही करती हैं जो मैं करता हूं, लेकिन उनके वीडियो लगभग एक टीवी शो की तरह लगते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री की तुलना में। मुझे लगता है कि अगर हमें हमारे कामों को श्रेणियों में रखना होता तो मेरा डॉक्यूमेंट्री की तरह होता, उनका टीवी शो की तरह होता। लेकिन यदि आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है तो ये कहता उचित है कि आपने कुछ वीडियो देखे हैं, इसलिए मैं उन्हें एक मौका देना चाहूंगा। वह असल में मजेदार और फनी हैं। इसके साथ ही कचरा की जगह वह कहती हैं ट्रासेस, और यह मुझे हर बार हंसी दिलाता है जब वह ऐसा करती हैं। जैसे जैसे हम रसोई के आखिरी हिस्से की सफाई कर रहे हैं, यह मेरे दिमाग को हैरान करता है कि यह चीजें कितनी अच्छी स्थिति में रखी गई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वे काउंटर टॉप्स असली हैं। और यह चौंकाने वाला है कि वे इतने समय से बने हुए हैं और अब भी इतने डैमेज्ड नहीं हैं कि उन्हें बदलने की जरूरत हो। इसलिए इसे प्रिजर्व करने के लिए हम इन काउंटर टॉप्स पर बहुत ज्यादा ब्लीच और सामान का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वे लाल हैं और आप किसी चीज के लाल पिगमेंट को ब्लीच नहीं करना चाहेंगे। इसलिए मैं मिस्टर क्लीन इस्तेमाल करके मैं गंदगी को निकाल दूंगा। मैं इसे छिड़क दूंगा, लगभग 1.5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा और फिर मैं बताए गए अल्कोहल बेस्ड एपीसी के साथ फिर से जाऊंगा और इसे 1.5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा और फिर इसे पोंछ दूंगा। और बस इसके लिए हम इतना ही करेंगे। यह न केवल गंदगी से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि सतह पर कोई भी अतिरिक्त जीवाणु या वायरस, एक जीवित हाउस मूस, एक वुल्फ, मेरी हमेशा के लिए सिकुड़ते अहंकार को भी मार देगा जो बस मुझसे टपकता है और सतहों पर गिरता है और मेरी पूरी और खतरनाक इच्छा को बस चीजों से गायब कर देता है। खैर, अगर आपके पास मिस्टर क्लीन नहीं है तो आप यहां कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो डिश सोप का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं केवल मिस्टर क्लीन का उपयोग करता हूं क्योंकि यह तेज है। मुझे पता है कि मेरे कई दोस्त जेप का उपयोग करना पसंद करते हैं। जेप बहुत अच्छे डीग्रेसर और ओएल पर्पस क्लीनर बनाते हैं। वह भी बहुत अच्छी तरह काम करता है। लेकिन मैं जिस चीज से बचने की कोशिश कर रहा हूं वह है काउंटर टॉप पर कोई खुरचने वाले एजेंट का उपयोग करना।
मुझे नहीं लगता कि वे कोई नुकसान करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वे कुछ खरोंचेंगे, लेकिन मैं सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतता हूं और यह केवल उचित लगता है कि इन पर कुछ भी कठोर न किया जाए। मेरे लिए यह मेरी दादी पर खुरचने वाले एजेंट का उपयोग करने जैसा होगा। उसने इतनी देर तक जीवन व्यतीत किया है, उसके लिए किसी कठोर चीज की जरूरत नहीं है। अब कैबिनेट्स की बात अलग है। इन पर साफ नजर आता है कि पहले पेंट किया गया है, इसलिए हम इन्हें सतह तक साफ कर देंगे, उन्हें तेजी से सैनिटाइज करेंगे। लेकिन असल में इन्हें फिर से पेंट करने की आवश्यकता है, और असल में पूरे घर को फिर से पेंट करने की आवश्यकता है। लेकिन हम उन्हें और दीवारों को साफ करेंगे ताकि जब वे फिर से पेंट करें तो पेंट असल में चिपके। ठीक है, हमारे पास कुछ तेज आवाजों वाली वैक्यूमिंग आने वाली है और लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं उन पर बात करूं या उनके ऊपर कुछ सूदिंग म्यूजिक लगाऊं। तो मैं बस कुछ सूदिंग म्यूजिक वहां पर लगाऊंगा, जैसे कि 1 मिनट के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वह उन गानों में से एक है जो मुझे सचमुच जल्दी नींद दिला देता है, और मुझे नहीं पता, जब तनाव बहुत बढ़ जाता है तो मुझे थोड़ा आराम देता है। इसका नाम है द कैट्स मियाओ, जिसे एवरेट ऑलमंड ने बनाया है, और आपको उसका काम YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी में देखना चाहिए। छोटा सा परे की बात करें, लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि जब मैं ऐसी जगह खत्म करता हूं तो अपने रैग्स को कैसे धोता हूं। यह इस पर निर्भर करता है कि मैं उन्हें किसके लिए उपयोग कर रहा हूं। तो अगर मैं उन्हें ऐसी चीजों पर उपयोग कर रहा हूं जो बहुत गंदी हैं, जैसे मैगेट्स या एक शौचालय, तो मैं सिर्फ सबसे सस्ता पुराना रग इस्तेमाल करता हूं जो मेरे पास होता है, और फिर उसे फौरन फेंक देता हूं। इसे बचाने की कोई टुक नहीं है, लेकिन इस मामले में मूल रूप से हम बस गंदगी साफ कर रहे हैं। इसलिए मैं या तो अपने रैग्स को तब तक बचाऊंगा जब तक मेरे पास एक छोटे लोड की पर्याप्त संख्या न हो और उन्हें अकेले धो दूंगा, या आप उन रैग्स को अपने तौलिया के साथ डाल सकते हैं। इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। बस इसे हॉट साइकिल पर चलाएं, और अगर आपके वॉशिंग मशीन में भारी ड्यूटी सेटिंग है तो उसे प्रयोग करें। यह कोई भी गंदी चीज नष्ट करने और रैग्स को साफ करने के लिए पर्याप्त है। सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी चाहिए, माइक्रोफाइबर रैग्स की सफाई करते समय फैब्रिक सॉफ्टनर और ड्रायर शीट का उपयोग न करें, क्योंकि इससे उन पर एक तरह की पतली परत बन जाएगी, और फिर जब आप उनसे खिड़की साफ करने की कोशिश करेंगे तो यह धारियां छोड़ देगा। मैं सिर्फ स्ट्रेट सोप का प्रयोग करता हूं, कोई फैब्रिक सॉफ्टनर नहीं, हॉट साइकिल। और अगर यह काम नहीं करता तो मैं सिर्फ रैग्स का अपमान करता हूं और उन्हें गंदगी निकालने तक खरी खोटी सुनाता हूं। वे रोने लगते हैं, गंदगी बाहर आ जाती है, और फिर वे फिर से इस्तेमाल के लिए अच्छे हो जाते हैं। और अंतिम एक छोटा सा टिप, जो कि कपड़े धोने से जुड़ा नहीं है, यह पूरी तरह से एक अलग बात है, लेकिन अगर आप दराजों और कैबिनेट्स से निपट रहे हैं जिनमें पुराने कॉकरोच या कीट मलमूत्र या उस तरह की चीजों होती हैं, और आप उनको सैनिटाइज करना चाहते हैं, तो उन्हें एक नॉर्मल ओनल पर्पस क्लीनर और फिर मेरे होममेड अल्कोहल क्लीनर से साफ करें, जैसा मैंने आपको बताया। हम इस फर्श को झाड़ेंगे।
Yeah. Yeah. वहां कुछ है बड़ी। घिनौना डूड। हाँ, वह तो वहां फर्श पर चिपका हुआ था। तो आप मूल रूप से इसे साफ कर रहे हैं और फिर इसे एक कीटाणुनाशक स्प्रे के साथ समाप्त कर रहे हैं। आप लाइसोल या ब्लीच के मिश्रण जैसी चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं उन्हीं के लिए। आप बस उस सैनिटाइजिंग स्प्रे को लंबे समय तक बैठने दे रहे हैं जब तक यह खुद ही समाप्त नहीं हो जाता, ताकि आप सुरक्षित रहें। शायद मैं अकेला हूं जिसे ऐसी चीजों में दिलचस्पी होती है, लेकिन देखो वह स्टोव कितना अच्छे स्थिति में है। वह एक GE पुश बटन इलेक्ट्रिक स्टोव है और हमें नहीं पता कि वह काम करता है या नहीं, क्योंकि मैंने इसे प्लग नहीं किया और ट्राई नहीं किया। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि वह स्टोव कितने पूरी तरह से अच्छी स्थिति में है। मेरा मतलब है, हमें एक डिसॉल्वेंट या सॉल्वेंट प्रकार का क्लीनर या इमल्सिफायर का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं थी। हमने इसे सिर्फ APC से सैनिटाइज किया। उन सभी घरों में जिन पर मैंने कभी काम किया है, स्टोव सबसे बुरे हिस्से में से एक होते हैं। हमें एक स्क्रैपर और ओवन क्लीनर का उपयोग करना पड़ता है और उस पर से तरह तरह की गंदी चीजों को हटाना पड़ता है। लेकिन यह एक तो व्हिसल की तरह साफ था, और जैसा कि आप जानते हैं, व्हिसल विशेष रूप से साफ होते हैं। मुझे कभी पर्सनली ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक CD देखा हो और सोचा हो, यार ये चीज सच में गंदी है। यही स्थिति इस स्टोव की सफाई की थी। लेकिन हाँ, हम इसे APC के साथ सफाई पूरी की। हमने दीवारों के साथ भी वही किया ताकि कोई अतिरिक्त धब्बे हट सके। और फिर हम फ्रिज के ऊपर की तरफ गए, वहां से सब कुछ हटा दिया और अच्छी चीजों को कायम रखा, जैसे एक पुराना मिट्टी के तेल का लालटेन जिसे हमने रखा, एक कांच की केक ट्रे और किसी प्रकार की कैंडी ट्रे। लेकिन बाकी सब कुछ लगभग निकाल दिया और फिर हम फर्श पर चले गए और हम मूलतः लगभग पूरा कर चुके थे। अब मैंने सिंक के सामने का हिस्सा उससे कहीं ज्यादा साफ कर सकता था जितना मैंने किया, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके लिए एक पंप स्प्रेयर या फर्श क्लीनर को छिड़कना पड़ता और एक मोप या कुछ सफाई पैड्स का उपयोग करना पड़ता, या कुछ ऐसा जो सही तरीके से वहां तक जाए और हाथ से साफ किया जाए। लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि इस फर्श का इतना उपयोग हो चुका है कि लिनोलियम किनारों से उखड़ने और मुड़ने लगा है। इस फर्श को हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो हमने नहीं की वह यह कि हमने फ्रिज या स्टोव को हटाकर उसके नीचे की सफाई नहीं की, और इसका कारण यह है कि मैं इसे पूरी तरह से भूल गया। आमतौर पर मैं इन चीजों को नहीं हटाता क्योंकि फ्रिज खाने से भरे होते हैं और वे बेहद भारी होते हैं, और मैं स्टोव्स को नहीं हटाता क्योंकि जिनके साथ मैं काम करता हूं वे गैस वाले होते हैं और मुझे डर लगता है कि मैं इसे हटाकर किसी गैस लाइन को चोट पहुंचा दूंगा। लेकिन ये आसानी से निकालकर नीचे साफ किया जा सकता था और फिर उन्हें वापस रखा जा सकता था। मैंने पूरी तरह से भूल गया। यह मेरी गलती थी या जैसन की। चलिए जैसन पर दोष लगाते हैं। जैसन ने उन्हें निकालकर उनके नीचे की सफाई करना भूल गया क्योंकि वह एक आलसी आदमी है। आप सभी जैसन की आलस्य और उसकी चीजें निकालकर उनके नीचे की सफाई न कर पाने की अक्षमता के लिए कमेंट्स में उसका मजाक उड़ाएं, क्योंकि यह पूरी तरह से उसकी गलती है। और आखिरी चीजें जो हम करेंगे वो यह है कि हम पूरे स्थान की अंतिम सफाई और पोछा लगाने से पहले बैठने के कमरे से सब कुछ बाहर निकालेंगे और उस कारपेट को वैक्यूम करेंगे। अब चूंकि मैं वैक्यूम साफ कर रहा हूं और यह बहुत भयानक शोर करता है, आप जानते हैं जब यह गति में होता है यह एक डेंटिस्ट की ड्रिल जैसा लगता है, तो मैं कुछ सूदिंग म्यूजिक बजाऊंगा और फिर हम वापस आएंगे जब तक आवाजें चली जाएंगी।
यह एंजल्स की आवाज सुनने जैसा है। मुझे वह कितना सूदिंग लगता है। मुझे यह पसंद है। वैसे भी हम दीवारों को पोंछने जा रहे हैं, सब कुछ पर एक तेज झाड़ू और पोछा लगाने जा रहे हैं, और फिर हम सब पूरा कर चुके होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इस वीडियो के अनुसार हमारे पास 7,03,000 हैं। यदि यह पागलपन नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। मुझे यह फैक्ट बहुत पसंद है कि मेरे जैसे लोग हैं जो इन वीडियो को पसंद करने के लिए पर्याप्त अजीब हैं, और जिन मजाकों को मैं डालता हूं वे पसंद करने के लिए और भी अजीब हैं। मुझे लगता है कि हम सभी में ऐसा व्यक्तित्व है जो दूसरों को हमारे ऊपर सांस छोड़ने पर मजबूर करता है। वैसे भी कृपया सब्सक्राइब बटन को हिट करें। मेंबर्स, मैं आपको इस बुधवार को मिलूंगा, और आप में से जो सदस्य नहीं हैं, मैं चैनल के मेंबर्स के लिए एक अतिरिक्त वीडियो या लाइव स्ट्रीम करता हूं जो पेड मेंबरशिप में करते हैं। मैं यह हर बुधवार करता हूं। दूसरे स्तर पर और ऊपरी स्तर पर मेंबर्स मिडिल स्तर और ऊपरी स्तर पर एक अतिरिक्त वीडियो या लाइव स्ट्रीम प्राप्त करते हैं, और उसके बाद सभी जो सबसे निचले स्तर पर और उच्चतर हैं उन्हें डिस्कॉर्ड का एक्सेस मिलता है। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके डिस्कॉर्ड अकाउंट को आपके YouTube अकाउंट से कैसे कनेक्ट करें ताकि आपको एक्सेस मिल सके। मेरे पास इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में एक वीडियो का लिंक है जो इसे समझाता है, लेकिन लगभग हर रात मैं डिस्कॉर्ड पर होता हूं और हम अक्सर आवाज चैट्स और वेबकैम चैट्स में आते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो जो लोग सदस्य हैं, मैं आपको इस बुधवार को देखूंगा, और बाकी सभी को मैं आपको अगले सप्ताहांत मिलूंगा। तब तक बाय।